आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बात उन दिनों की है जब ब्रिटिश राज हिंदुस्तान से वापसी की प्रक्रिया में था। आधिकारिक तौर पर भारत आजाद तो नहीं हुआ था, लेकिन नई निर्वाचित संविधान सभा के जरिए पहली अंतरिम सरकार बन चुकी थी, जिसके मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू, जो एशियन अफ्रीकन देशों की आजादी के समर्थन में सम्मेलन भी करने वाले थे। एक शाम उनके दफ्तर में टेलीफोन की घंटी बजी। ऑपरेटर ने बताया कि कॉल इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुल्तान सजा हरीर की है। सजा हरीर की आवाज में हड़बड़ाहट थी। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया में हालात ठीक नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां डच लड़ाकों ने हमला बोल दिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो हाउजरस थे। भारत में होने वाले सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा और प्रधानमंत्री सजा हरीर को भी शामिल होना था, लेकिन डच लड़ाकों ने रास्तों पर पहरा लगा रखा था। देश छोड़कर जाना नामुमकिन सा था। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ देर सोचा और फिर एक फाइटर पायलट को तलब किया। गठीले बदन और बारीक मूंछों वाला एक नौजवान दफ्तर में दाखिल हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आत्मविश्वास। उसे पूरे मिशन की डिटेल्स दी गई और उसने भरोसा दिलाया कि वो कामयाबी के साथ लौटेगा। 22 जुलाई 1947 रात के करीब 1 बज रहे थे। उस जांबाज पायलट ने इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरी और कुछ ही घंटों के बाद विमान इंडोनेशिया के आसमान में था। उसी वक्त जमीन से विमान पर गोलियों की बरसात होने लगी। डच लड़ाके विमान पर गोलियां बरसा रहे थे। विमान को जैसे तैसे बचाते हुए पायलट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा। सजा हरीर और मोहम्मद हट्टा को अपने साथ लिया और फौरन भारत के लिए रवाना हो गया। पलक झपकते ही डच लड़ाकों की आंखों के सामने से 2 बड़े नेता गायब हो चुके थे। 24 जुलाई 1947 को सिंगापुर होते हुए वो सजा हरीर और मोहम्मद हट्टा के साथ भारत पहुंच गया। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया था और देश भर में इसकी चर्चा थी। उसी शाम भारत में आकाशवाणी पर एक समाचार प्रसारित हुआ। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। इंडोनेशिया में डच लड़ाकों की कैद से वहां के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू को अंजाम दिया है भारतीय नेता और पायलट बीजू पटनायक ने। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज कहानी 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक बीजू पटनायक की। बीजू पटनायक एक ऐसा नाम है जिनकी जिंदगी के कई आयाम हैं। एक पायलट, स्वतंत्रता सेनानी, डिफेंस एडवाइजर और फिर बाद में मुख्यमंत्री बीजू पटनायक। इनका जीवन जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए एक प्लान का शिकार हो जाना और वापस उस कुर्सी पर बैठने के लिए सालों इंतजार करना। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव बीजू बाबू के बारे में बताते हैं। विजयानंद पटनायक अर्थात बीजू पटनायक ये भारतीय इतिहास के एक शलाका पुरुष रहे। वो भले उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पैठ थी। कांग्रेस रिजीम, इंदिरा गांधी की शासन में और इमरजेंसी के समय भी बहुत बड़े पायलट रहे, बड़े योग्य ट्रेंड पायलट रहे। बल्कि विजयलक्ष्मी पंडित से, इंदिरा गांधी से सबसे उनके बड़े मीठे रिश्ते रहे। गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई रफ्तार पकड़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के काले बादल भी गहराने लगे थे। तभी अंग्रेजों ने फैसला किया कि रॉयल एयरफोर्स में रॉयल इंडियन एयरफोर्स का भी एक ग्रुप बनाया जाए। बीजू भी इन खबरों को सुन पड़ रहे थे, सो उन्होंने पायलट बनने की ठानी। दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में दाखिला लिया और अपने स्किल्स पर काम करने लगे। मगर शुरुआत अच्छी नहीं थी। उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में ही कई एक्सीडेंट करा दिए थे। हालांकि वो इस एक्सीडेंट में सुरक्षित बच जाते थे, मगर प्लेन का पुर्जा पुर्जा अलग हो जाता था। इन सारी घटनाओं के बावजूद वो हवाई जहाज उड़ाने की कला सीखते रहे और साल 1936 था
जब सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिल गया और रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें अपना हिस्सा मान लिया था। लेकिन आने वाले दिनों में इसी एयरफोर्स की मदद से वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बाद उनकी जिंदगी एक अलग करवट लेने वाली थी। इंदिरा को नेहरू का उत्तराधिकारी आमतौर पर बताया गया है, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब बीजू पटनायक नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे। चीन ने हमला किया था भारत पर 1962 में, तब बीजू बाबू की बड़ी भूमिका रही और नेहरू ने इनको अपने विदेश मंत्रालय में, जो साउथ ब्लॉक कहते हैं वहाँ दिल्ली में, वहाँ इनको एक कमरा दे दिया। तो अखबार वाले जैसे स्वाभाविक है खबर उड़ा दी कि प्रधानमंत्री इनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, अफवाह थी ये। लेकिन बीजू बाबू उससे कहीं बड़े आदमी थे। बीजू अब रॉयल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हो चुके थे। उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। करो या मरो का नारा हर किसी की जुबान पर था। लोगों से अपील की जाने लगी कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की आर्मी में भर्ती ना हो, और यही अपील बीजू से भी की गई, जो गांधी को बेहद मानते थे। मगर उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि बकौल बीजू वो आजादी की लड़ाई को सिर्फ नारे लगाने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका कुछ और भी प्लान था। अंग्रेजों के लिए कई लड़ाइयों में अपना लोहा मनवा चुके बीजू धीरे धीरे अंग्रेज सरकार के चहीते बनते जा रहे थे। मगर ये विश्वास अंग्रेजों को भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ खड़े होने के बावजूद बीजू लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ करने लगे थे। एक जन समूह तैयार हो रहा था, और ये समूह आम लोगों के भीतर नहीं बल्कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले भारतीयों का बन रहा था। एक बार की बात है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बीजू फाइटर जेट लेकर म्यांमार रवाना हुए। उन्हें खबर लगी कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके में उनका भारत में ना होना उन्हें खलने लगा, मगर वो इस दमन का जवाब अपने अंदाज में देना चाहते थे। उन्होंने कई सारे कागजों को इकट्ठा किया, हर किसी पर मोटे मोटे अक्षरों में भारत छोड़ो आंदोलन लिखकर अपने फाइटर जेट में डाल लिए, और म्यांमार में अंग्रेजों के लिए भारतीय सैनिकों का एक बड़ा समूह काम करता था। जब वो सैनिक प्रैक्टिस के लिए निकले तो बीजू ने जेट से उन पर उन कागजों की बौछार शुरू कर दी जिस पर उन्होंने भारत छोड़ो लिख रखा था, और इस घटना ने म्यांमार में अचानक सनसनी फैला दी थी। मगर जब तक बीजू के खिलाफ कुछ हो पाता तब तक वो भारत लौट चुके थे, जहां अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को जेलों में भरना शुरू कर दिया था ताकि भारत छोड़ो आंदोलन पर विराम लगाया जा सके। जेपी, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसिफ अली समेत कई नेता अंडरग्राउंड हो गए थे। बीजू को इस बारे में जब मालूम पड़ा तो किसी भी तरह इन नेताओं तक पहुंचे और चुपचाप आंदोलन का हिस्सा बन गए, जहां वो आंदोलन से जुड़ी खबर अलग अलग नेताओं तक पहुंचाने लगे। मगर गांधी की हुई गिरफ्तारी ने आंदोलन को खत्म कर दिया, और इसके बावजूद बीजू लगातार स्वतंत्रता सेनानियों के बीच खबरी का काम करते रहे। मगर हर कहानी में कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है, और बीजू की कहानी में भी आया। अंग्रेजों को बीजू के कारनामों के बारे में आखिरकार पता चल ही गया, और नतीजतन उन्हें 4 साल के लिए जेल में कैद कर दिया गया। मगर जेल में रहने के बावजूद बीजू भारत की आजादी के बारे में सोचते रहे। बीजू पटनायक की बेटी हैं गीता मेहता, उनका नाम है। उन्होंने उत्कल प्रसंग मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा, उसका शीर्षक था मो पापा, यानी मेरे पापा। इसी में उन्होंने बीजू पटनायक के जेल के समय का एक किस्सा साझा किया है। आज तक रेडियो के लिए हमारे साथी कुलदीप मिश्र से सुनिए। देखिए, गीता मेहता ने, जो बीजू पटनायक की बेटी हैं, उन्होंने लिखा भी है कि बीजू पटनायक को जब 4 साल की जेल हुई थी तो जेल में वो कई स्वतंत्रता सेनानियों से मिले थे, और उसके बाद जो उस वक़्त जो हिंदुस्तान की चेतना में राष्ट्रवाद की भावना थी, देश को अंग्रेज़ों की क़ैद से छुड़ाने की जो भावना थी, वो उसके संपर्क में वो आए, और वो सोचने लगे कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो अंग्रेज़ों को क्या करके क्या ऐसा किया जाए कि अंग्रेज़ों को चोट पहुंचाई जाए। तो आखिर में उन्होंने ये फैसला किया कि वो टेक्सटाइल मिल्स खोलेंगे, कपड़ा मिलें वो खोलेंगे, क्योंकि उस दौर में कपड़ा मिलों को वही केमिकल और कलर चाहिए होता था जो अंग्रेज़ों की करेंसी पर चढ़ता था। तो उन्होंने प्लान किया कि वो जेल से निकलकर इसकी मदद से, जो अपनी कपड़ा मिल्स होंगी उसकी मदद से, उसके बहाने वो नकली नोट छापेंगे और उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाएंगे, जिससे होगा ये कि अंग्रेज़ों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और भारत से उनका शासन शायद कमज़ोर हो जाए या ख़त्म हो जाए।
हालांकि वो इसे जिस तरह से वो चाहते थे अंजाम नहीं दे पाए, मगर जेल से निकलने के बाद इस दिशा में इन्होंने कुछ प्रयास जरूर किया था। बीजू बाबू को जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत मूडी आदमी थे। के विक्रम राव का उनके इस रूप से पाला पड़ा था। उनकी जबानी वो किस्सा सुनिए। हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कटक में, इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट की। देश दुनिया से पत्रकार आए थे वहाँ। बीजू बाबू तो मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। उनका मैं कटक आऊंगा और आपके सम्मेलन का उद्घाटन करूंगा, पत्रकारों से मिलूंगा। फिर अचानक एक दिन पहले संदेश आया कि वो नहीं आएंगे। मैं गया कटक से सीधे भुवनेश्वर के साथ मिलने इनसे और कहा कि भाई क्यों आप नहीं आ रहे। उनका तो वो कटक का जो मेयर है वो भी जनता दल का ही है, तुम उसको बुलाया तुमने, मैं उसके साथ बैठूंगा नहीं मंच पर, उसको हटा दो। उनका बीजू बाबू आप मुख्यमंत्री है, आप भी उसी पार्टी में है और वो सोशलिस्ट लोहियाइट रहे वो कटक के मेयर, आप साथ क्यों नहीं बैठ सकते। उनका मैं नहीं आऊंगा, उसको मना कर दो। उनका ये तो संभव नहीं है, उनको आप आमंत्रित कर चुके हैं, उनका हमारा दुर्भाग्य आप नहीं आ पाएंगे। तो बीजू बाबू की जो पसंद नापसंद बड़ी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बड़ी मजबूत होती थी। किसी को नापसंद करेंगे तो नापसंद करेंगे। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध ने देश की सुरक्षा पर गहरा असर डाला था। हर राज्य में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उसमें से एक राज्य ओडिशा भी था जहां के मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक। एक रोज प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें अपने ऑफिस तलब किया और कहा कि बीजू बाबू, आपको सुरक्षा मसले पर बात करने के लिए अमेरिका रवाना होना होगा। दरअसल बीजू पटनायक नेहरू के डिफेंस एडवाइजर थे और कुछ रोज बाद वो अमेरिका के लिए रवाना हुए भी। अमेरिका पहुंचकर वहां के डिफेंस डिपार्टमेंट से बात की, मगर उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत में खलबली मचा दी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बीजू बाबू गोपनीय तरीके से CIA हेडक्वार्टर का दौरा कर रहे थे और वो भी भारत को बिना सूचित किए। नेहरू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए जब बीजू भारत लौटे तो इस बारे में नेहरू ने उन्हें टोकना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अगले ही महीने राष्ट्रपति राधाकृष्णन के अमेरिकी दौरे ने सब कुछ साफ कर दिया। अमेरिका ओडिशा के कटक में अपने U2 स्पाई प्लान के लिए एयरबेस बनाना चाहता था, जिसको लेकर बीजू बाबू से उसकी बात भी हुई थी। नेहरू को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने तुरंत बीजू को मिलने का बुलावा भेजा और कुछ देर बाद बीजू प्रधानमंत्री दफ्तर में थे। सामने नेहरू गुस्से में टहल रहे थे। बीजू को सामने देखते ही वो उन पर धमक पड़े और बोले, क्या आपने CIA से मुलाकात की थी? बीजू का जवाब हाँ था। क्या मैं जान सकता हूं आपने ऐसा क्यों किया, वो भी मुझे और सुरक्षा मंत्रालय को बताए बगैर? नेहरू ने सवाल किया। पंडित जी, 1962 का युद्ध हम देख चुके हैं। हमें चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए ताकि हम चीन की हरकत पर नजर रख सके। बीजू ने अपनी दलील पेश की, मगर नेहरू अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत अमेरिका को U2 स्पाई प्लेन के लिए एयरबेस देने के पक्ष में नहीं है और डील रद्द हो गई। बीजू की इस हरकत से नेहरू खुद को छला महसूस करने लगे थे। उनकी ये बेचैनी बीजू पटनायक को भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में कामराज प्लान लागू होने वाला था जिसने बीजू बाबू की कुर्सी उनसे छीन ली। नेहरू की तबीयत भी अब नासाज रहने लगी थी और तभी खबर मिली कि चीन एक बार फिर से सीमा पर अपनी चहलकदमी तेज करने लगा है। बीजू ने उस वक्त नेहरू और IB चीफ BN मलिक से मुलाकात कर कटक में एयरबेस बनाने पर वापस बात की। आसिफ खान इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल में वीडियोस के संपादक हैं, वो बताते हैं। बीजू बाबू को जब मालूम पड़ा कि चीन फिर से सीमा पर हलचल बढ़ा रहा है तो वो नेहरू और IB चीफ BN मलिक से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब कटक में अमेरिका को एयरबेस बनाने देना ही होगा ताकि चीन पर इससे दबाव बनाया जा सके। चीन की सीमा पर गतिविधि इतनी तेज थी कि नेहरू बीजू बाबू की बात से इनकार नहीं कर पाए। इसके बाद कटक में 4 बतिया एयरबेस की स्थापना हुई, जहां अमेरिकी U2 स्पाई प्लेन आकर लैंड कर सके। 24 मई 1964 को पहला स्पाई मिशन शुरू हुआ, मगर इसके 2 रोज बाद ही नेहरू के देहांत ने मिशन पर विराम लगा दिया। मगर कुछ साल बाद वापस से स्पाई प्लेन की शुरुआत हुई और कई सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया गया। आज 4 बतिया एयरबेस सेना का मुख्य एयरबेस है, जिसके बनने में बीजू पटनायक का रोल सबसे अहम है। कामराज प्लान ने बीजू बाबू से उनकी CM की कुर्सी छीन ली थी, लेकिन मोरारजी देसाई, चंद्रभानु गुप्ता सहित कई नेता रहे जिन्होंने इस प्लान को बीजू पटनायक प्लान करार दिया था। नेहरू के काफी नजदीक रहे। वो समझ गया कि जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री
अपना उत्तराधिकारी। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े नेता उस जमाने में थे, वो जैसे मोरारजी देसाई, सीबी गुप्ता यूपी में, उसी प्रकार और जो लोग बाधा उत्पन्न कर सकते थे उत्तराधिकारी की दौड़ में होते हुए, उनको किसी प्रकार काटने की कोशिश थी। तो बीजू बाबू का आइडिया ये था, और तभी कामराज नाडर मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, और वो एक माध्यम, एक जरिया थे इंदिरा गांधी का रास्ता प्रशस्त करने के लिए, और उनके रास्ते में आने वाले जो नेता थे उनको अलग करने के लिए। उसे सीबी गुप्ता जी को खुलकर कहा भी था, भाई मैं इस्तीफा लखनऊ जाके दूंगा, लेकिन जिद की नहीं, आप यही दीजिए दिल्ली में ही। तो समझ गए पूरा गेम प्लान है नेहरू का अपनी बेटी के लिए। बीजू बाबू इस परिवार से दूर हुए क्रमशः। उन्हें भी ये अनुभूति हो गई कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें एक माध्यम, एक जरिया बनाया जा रहा है, और वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने पर अलग हो गए, और इमरजेंसी इसकी पराकाष्ठा थी। बीजू पटनायक को सत्ता का सुख देखे अब 25 साल से ज्यादा हो चुके थे। इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। बीजू बाबू अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थे राजीव गांधी, जिनके लिए एक अनहोनी उनकी राह ताक रही थी, और अनहोनी का नाम था बोफोर्स स्कैम। स्वीडन की अखबारें यह दावा कर रही थीं कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने के लिए $80 लाख की दलाली देकर ये डील हासिल की थी। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले इसका खुलासा किया था। इतना होना था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे वीपी सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष एकजुट हो रहा था और इसमें ओडिशा की कमान संभाल रखी थी बीजू बाबू ने। 2 साल बाद ही प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। बोफोर्स घोटाला बीजू बाबू के लिए सूखे में आई बरसात जैसा था, जो उन्हें सत्ता की चाबी दिला सकता था। सो इस ओर काम और तेजी से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जानकी वल्लभ पटनायक थे, जो पिछले 8 सालों से सत्ता पर काबिज थे। उन्हें डर था कि बोफोर्स घोटाला कहीं राज्य में उनकी कुर्सी को निगल न जाए। बीजू बाबू इस डर को हकीकत में तब्दील करने में जुट गए, और वही हुआ जिसका वल्लभ पटनायक को डर था। कुछ ही महीनों में उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब कुर्सी पर कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल थे। राज्य और केंद्र में हो रही इसी उठापटक के बीच बीजू पटनायक ने जनता दल से हाथ मिला लिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज होने लगे। लोगों को यकीन दिलाया जाने लगा कि ओडिशा ने अगर तरक्की की थी तो वो बस बीजू बाबू के कार्यकाल में ही की थी। इसका असर भी दिखा, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता दल ने राज्य से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। 27 साल का सूखा खत्म हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब बैठने की बारी बीजू पटनायक की थी। बीजू पटनायक ने 5 सालों तक ओडिशा पर शासन किया, मगर अगले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें वापस से जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि 135 सीटों में से जनता दल के खाते में सिर्फ 46 सीटें आई थी। 80 सीटों के साथ कांग्रेस ने वापस अपनी सरकार बना ली थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाई थी, और केंद्र में कमजोर हो रही जनता दल का असर ओडिशा पर भी दिखने लगा था। बीजू बाबू अब थक चुके थे, वो बूढ़े हो गए थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, और 17 अप्रैल 1997 की वो तारीख थी जब बीजू बाबू इस दुनिया को अलविदा कह गए। मगर वो अपने पीछे एक कोरा कागज छोड़ गए थे, जिसमें उनके राजनीतिक विरासत का कोई नाम नहीं था। ओडिशा में वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत पाटी बताते हैं, नवीन पटनायक को ओडिशा के राजनीति में लाना शायद बीजू पटनायक नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नवीन को या फिर दिल्ली में रखा या फिर देश के बाहर उनको रखा। लेकिन जब बीजू पटनायक की मृत्यु हुई तब उड़ीसा में कोई एक ऐसे सरकार की ज़रूरत थी जो स्थिर सरकार बने और लंबे समय तक शासन में वो रहे। तभी जो पुराने बीजू जनता दल के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जैसे कि विजय महापात्रा, जय पांडा या फिर नलिनी महांती, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना बीजू बाबू इतने सफल मुख्यमंत्री रहे तो उनके बेटे को उड़ीसा लाकर एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तभी नवीन को उड़ीसा बुलाया गया और नवीन लोगों के बीच गए, लोगों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और चुनावी मैदान में उतरे और बीजू जनता दल का
यानी कि पुराने जनता दल का नाम भी रहा और बीजू पटनायक का नाम भी रहा। बीजू जनता दल का गठन हुआ। पायलट से स्वतंत्रता सेनानी और फिर वहां से मुख्यमंत्री तक का सफर सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, बहुत परिश्रम है। भूमि पुत्र कहे जाने वाले बीजू बाबू का जीवन ओडिशा के लोगों के लिए आज भी मिसाल है। आज उनके बेटे नवीन पटनायक उनके ही नाम पर बनी बीजू जनता दल के मुखिया हैं और राज्य के मुख्यमंत्री। बीजू बाबू के कद का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया और सलामी दी गई। तो इस सलामी के साथ आपको भी सलाम कहने का वक्त आ गया है। उम्मीद है कि आपको बीजू पटनायक की कहानी पसंद आई होगी। कोई और व्यक्ति हो जिस पर आप नामे गिरामी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। हमें अच्छा लगता है जब आप अपने मनपसंद नाम हमसे साझा करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग है कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।